नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती का उत्सव शुरू हो चुका है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति हरिद्वार के लिए रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। समारोह में उन्होंने छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहे। 3 नवंबर को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद रविवार को दरअसल यानी कि आज भी बता दें कि देहरादून एयरपोर्ट से वायुसेना के विशेष विमान की ओर से राज्य भर के कार्यक्रमों में शामिल भी होंगी। वहीं मंगलवार को राष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने विशेष तैयारी और रिहर्सल की है। इस दौरे से राज्य में उत्सव और गर्व का माहौल बन गया है। राष्ट्रपति का शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड वो पहुंची है, जहां पर उनका स्वागत किया गया। कई कार्यक्रमों में शामिल वो होने वाली है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी जाफरी मेरे साथ जुड़ गए। अस्करी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची हैं, आज उनका भव्य स्वागत किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है। 9 नवंबर को 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उत्तराखंड रजत जयंती के रूप में प्रदेश में इसको मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की, तो 3 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है। 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर आज हम बात करें तो आज उनका चूंकि सुबह में जॉयलैंड एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, खुद मुख्यमंत्री सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी भूषण वहां पर मौजूद थी। क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है 2 नवंबर की। आज की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल हुई। उसके अलावा अगर हम कल की बात करें 3 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित भी करने जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उसी दिन नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना की 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जो समारोह है उसमें प्रतिभाग करेंगी। इसके अलावा अगर हम 4 नवंबर की बात करें तो 4 नवंबर को राष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम जाएंगी। उसके अलावा नई दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। इस दौरान तमाम जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं उन्होंने उनका स्वागत किया जॉयलैंड एयरपोर्ट पर पुष्पगुच्छ देकर। तो इसको बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, राज्य स्थापना दिवस के खास मौके पर ये खास दौरा उनका है 3 दिवसीय। उसमें हालांकि कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में अब 3 दिवसीय दौरा, हालांकि अलग अलग जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम अलग अलग जगह पर किए जा रहे हैं और क्या कुछ प्रोटोकॉल उत्तराखंड में या देहरादून में नया बनाया गया है दौरे के मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चूंकि जिस तरह से डीजीपी लगातार दिशा निर्देश दिए हैं, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पूरा रूट डाइवर्ट प्लान किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों में तमाम बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। चूंकि आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राहगीरों की अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है कि आपको किस रूट से जाना है और किस रूट पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो पूरा एक सुनियोजित प्लान है और ताकि जो आम लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो बाजारों की तरफ जाते हैं या मसलन जो स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनके दौरे को लेकर के 20 स्कूलों को भी बंद किया गया है आज राजधानी देहरादून में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अपडेट है और चूंकि तमाम जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो आवाजाही में, उसको लेकर के भी पूरा खाता तैयार किया गया है पुलिस विभाग की तरफ से। और एक तरह से कह सकते हैं पूरा जोन
जोन डाइवर्ट किया गया है। कई जोन इसके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो राजपुर रोड जाने वाले, क्योंकि राजपुर रोड बहुत बिजी रोड रहता है देहरादून में, तो जो भी राहगीर वहां को जाते हैं उनके लिए भी खास तौर से गाइडलाइंस जारी की गई है। और इसके अलावा परेड ग्राउंड के आसपास भी काफी लोग रहते हैं, तो कई तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको जाने में दिक्कत ना हो, जो ट्रैफिक जाम तमाम की जो है रास्ते प्रॉब्लम होती है वो ना जो है डाइवर्जन पे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है आम लोगों को भी दिक्कत ना हो और किसी तरीके से जो कार्यक्रम है वो भी जो है अच्छे से निपट जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। अस्करिया बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है, जहाँ पर जो है सुरक्षा के खास इंतजाम तो किए ही गए, साथ ही साथ जो है रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया ताकि अपने अपने जो काम है वो अपने तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास, बूढ़ी दीपावली और उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों के रजत जयंती पर्व की बधाई दी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सरकार जो है आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने में सक्रिय है। यानी कि धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से लोक परंपराओं से जुड़ने और राज्य के विकास में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। उन्होंने 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए भविष्य के उत्तराखंड को और ज़्यादा सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य राजस्व, स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण, खेल, शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में लगातार जो है नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रजत जयंती पर्व का जो है कैलेंडर जारी किया और इसकी शुरुआत इगास बग्वाल में आपदा प्रभावितों के बीच जाकर की है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आगामी दौरा राज्य की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता, भू कानून और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सड़क, शिक्षा, खेल और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है और जहां में सुधार की आवश्यकता होगी राज्य सरकार जो है निरंतर विकास के लिए कदम बढ़ाएगी। हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है और मैं इस अवसर पर हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में जो है रह रहे बिहार के लोगों में खूब उत्साह है। लोग चुनाव में मतदान के लिए उत्सुक हैं। नतीजन देहरादून से बिहार और बिहार होकर अन्य राज्यों तक जाने वाली ट्रेनें पैक हो गई हैं। सीट के लिए महामारामारी जो है दिखाई पड़ रही है। भीड़ के कारण जो है स्लीपर श्रेणी की सीटें फुल होने के बाद बुकिंग बंद हो गई है। फर्स्ट एसी समेत अन्य श्रेणियों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और उत्तराखंड में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उन्होंने चुनाव के लिए घर जाने की तैयारी कर ली है। हालांकि ज़्यादातर लोग दीपावली और छठ पर पहले ही जा चुके हैं। देहरादून से हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस बिहार होकर चलती है। इस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में 3, 6 और 10 नवंबर की जो है वेटिंग लिस्ट चल रही है। बाकी दिनों में बुकिंग बंद हो गई है। AC 3 AC की जो है तमाम जो सीट्स हैं वो दरअसल बुकिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो है बिहार
के जो उत्तराखंड में रहने वाले प्रवासी हैं उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी जाफरी लगातार जुड़े हुए हैं। अस्करी, जिस तरीके से हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उसका असर साफ तौर पर उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 3, 6 और 10 नवंबर को जो है वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, लोगों को अपने जो है सीट का इंतजार करना पड़ रहा है टिकट कंफर्म होने के लिए। देखिए, बिल्कुल, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है 6 नवंबर और 11 नवंबर को वहां पर मतदान होने हैं, 2 चरणों में मतदान होने हैं। इसमें पहला जो मतदान है वो 6 नवंबर को होगा, दूसरा मतदान 11 नवंबर को होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, चूंकि देहरादून में एक बड़ी तादाद में जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर रहते हैं और आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। अभी जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि देहरादून से उपासना एक्सप्रेस बनकर चलती है जो बिहार तक जाती है, तो ऐसे में तमाम जो यहाँ के प्रवासी मजदूर हैं, हालांकि बड़ी तादाद जो है छठ पूजा और दिवाली पर जा चुकी है, लेकिन जो बचे हुए यात्री हैं, जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं या अन्य तबकों के लोग हैं, वो लगातार जो है अपने टिकट कंफर्मेशन के लिए काफी ट्रैफिक देखा गया है रेलवे स्टेशन पर। और अभी अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जो है उपासना एक्सप्रेस में देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें, हाल ही में देहरादून से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए जो रवाना हुई थी राप्ती गंगा एक्सप्रेस, उसके लिए सीटों के लिए काफी खूब मारामारी देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ट्रेन के स्लीपर श्रेणी में पहली बुकिंग बंद हो गई थी। इसके अलावा जनरल श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी मारामारी देखी जा रही है। तो कहा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है लोकपर्व के रूप में इसको देखा जाता है मतदान को, और तमाम जो दूर दराज से तमाम जो मजदूर होते हैं, अन्य तबकों के जो नौकर पेशा लोग होते हैं, वो अपने घरों को जाते हैं। और जाहिर है ऐसे में अस्करी ये भी समझे, क्योंकि अभी भी जो है दीपावली का त्योहार गया है, छठ की पूजा हुई है, तो इसी वजह से भी जो लोग वापस आ रहे होंगे, उसकी वजह से भी जो है सीट कंफर्मेशन नहीं हो पा रही होगी, कुछ लोग जा रहे होंगे, या सिर्फ चुनाव को लेकर इतना उत्साह है उत्तराखंड में जो बिहारी प्रवासी के जो लोग रहते हैं? देखिए, बिल्कुल चुनाव का बड़ा क्रेज तमाम जो वातावरण में देखा जा रहा है, और तमाम जो यहाँ पर बिहार के लोग रहते हैं उनमें भी काफी क्रेज देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर मतदान की बात करें और लगातार सरकारें अलग अलग मुहिम भी इसके लिए चलाती हैं कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करें, तो उसका कहीं ना कहीं इसको रिजल्ट के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार मतदान के लिए जा रहे हैं। और चूंकि जाहिर है बहुत कम ट्रेन देहरादून से है बिहार के लिए, उसमें खास तौर से उपासना एक्सप्रेस से राप्ती गंगा है, तो ऐसे में जो टिकट बुकिंग है उसको लेकर के काफी मारामारी है, काफी लोग, काफी जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। जिस तरह से हमारी स्टेशन अधीक्षक से भी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि वाकई इस वक्त जो है काफी जो है भीड़ है, और जाहिर है क्योंकि बैक टू बैक तमाम चीजें आ गई है लता, अभी दिवाली गुजरी है, उसके बाद छठ पूजा और तमाम चीजें, और अब लोक पर्व का भी कह सकते हैं, लोक पर्व है जिसको मतदान के रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रवासी हैं उनके लिए एक कह सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा टारगेट होता है कि आखिर अपने घरों को कैसे जाएं, अपने घरों पर जाकर मतदान में कैसे हिस्सा लें। चलिए, वाकई बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि इस समय जो है त्योहार का समय, इसलिए भी जो है लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अस्करी, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। बन रही है, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है बिहार में इलेक्शन अब नज़दीक है, और ऐसे में जो उत्तराखंड में बिहार का जो प्रवासी तबका है, दरअसल वो अब बिहार जाने के लिए काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि चुनाव का ये समय है, और ऐसे में जो है टिकट्स को लेकर दिक्कतें हैं, जिसकी मारामारी की खबरें लगातार चल रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि बिहार चुनाव को लेकर उत्तराखंड में जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर किसानों और पशुपालकों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को हिमालयन संस्कृति सभागार में पशु प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें पशुपालकों को जो है विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर तक प्रदेश में जिस तरीके से 2000 किसान क्रेडिट कार्ड, 500 राज्य पशुधन मिशन पत्र और 200 ग्राम गौ सेवकों के चयन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सभी जिलों और विकासखंड स्तर पर इस अवधि में कई कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। वहीं 5 नवंबर को देहरादून विश्वविद्यालय में अंतर्राज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और 7 नवंबर को पंतनगर में किसान एवं पशुपालकों का भव्य मेला आयोजित होगा। पहले दिन प्रदेश के 8 स्थानों पर जागरूकता गोष्ठी और 13 स्थानों पर जो है पशु प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये जो पहल है राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़े अवसर और वित्तीय मदद का जरिया बन रही है। कई कार्यक्रमों और मेले से उन्हें नई जानकारी, संसाधन और लाभ प्राप्त होंगे, जो कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र में उनकी प्रगति में मददगार साबित होंगे।
तो उत्तराखंड में किसानों की आर्थिक मदद जो है करने की ये पहल शुरू की गई है, जिसमें साफ तौर पर उत्तराखंड के किसानों को जो है कई बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी लगातार मेरे साथ बने हुए। अस्करी, जिस तरीके से जो है उत्तराखंड दिवस के खास मौके पर किसानों को लेकर जो है कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई आर्थिक मदद को लेकर पहल की जानी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है, लगातार जो कि 25 साल का होने जा रहा है, 9 नवंबर को 25वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसको राज्य सरकार जयंती के रूप में देख रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है ब्लैक में कई तरह के प्रोग्राम है और हर विभाग कई तरह के प्रोग्रामों का आयोजन कर रहा है। इसमें अगर हम खास तौर से जब हम बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए और जो पशुपालक है उनके लिए भी कई कार्यक्रमों का जो है आयोजन हुआ है। इसमें हिमालयन संस्कृति सभागार में जिस तरह से पशु प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पशुपालकों को अलग कई तरह की जो योजनाएं हैं के बारे में जानकारी भी दी गई है। 9 नवंबर तक प्रदेश भर में 2000 किसान क्रेडिट कार्ड, 500 राज्य पशुधन मिशन पत्र और 200 ग्रामीण गौ सेवकों के चयन का लक्ष्य भी रखा गया है, जिस पर सरकार पहले ही जो है इसकी प्रस्तावना दे चुकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सभी जिलों और विकासखंड स्तर पर इस मौके पर कई कार्यक्रम और गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा। 9 नवंबर को देहरादून के विश्वविद्यालय में अंतरराज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और 7 नवंबर को इसी कड़ी में पंतनगर में किसान और पशुपालकों का भव्य मेले का भी आयोजन होगा। इसके अलावा क्योंकि पहले दिन प्रदेश के 8 जगहों पर जागरूकता गोष्ठी और 13 जगहों पर जो पशु प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पहल राज्य के किसान और पशुपालकों के लिए ये बड़ा मौका है और जाहिर है अगर इस तरह की पहल होगी तो तमाम जो किसान हैं, ऐसे में अस्करी, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से जो 2000 किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो ऐसे में किसानों को क्या मदद मिलेगी, क्या कार्ड में कोई छूट होगी? क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड किसान इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो है और ज्यादा कर्ज का बोझ क्या बढ़ जाएगा या फिर और कर्जा लेने के लिए उन्हें आसानी हो जाएगी? देखिए लता, क्योंकि एक बड़ा टारगेट राज्य सरकार ने ऑलरेडी रखा है, केंद्र सरकार की भी योजना है और राज्य सरकार की भी योजना है कि किसानों की आय को दोगुना करना है। हालांकि ये टारगेट 2022 तक रखा गया था और अभी 2025 है, लेकिन इसी कड़ी में लगातार अगर हम बात करें धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और जिस तरह से क्रेडिट कार्ड की बात सामने आई है तो ये कह सकते हैं राहत के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार देखा जाता है हमारे जो किसान भाई है वो कई मुश्किलात का सामना करने के बाद अपनी फसलों को उगाते हैं और बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती है और कई बार उनके पास धन की कमी होती है। तो ऐसे में एक ऑप्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है जो प्रदेश है उस पर इसका भार जरूर बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे किसान हैं उनको उससे बड़ी राहत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अस्करी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों को जो है आर्थिक मदद देने के लिए ये नई पहल की अब शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसानों को इससे कितनी मदद मिल पाती है। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील हाल में जो है किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर चर्चा की है। किसानों का कहना था कि पिछले 4 सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, जबकि उनकी लागत लगभग 350 प्रति कुंतल है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि गन्ने का रेट कम से कम 450 प्रति कुंतल किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बेहतर हो सके। किसान नेता और जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गन्ने का रेट जो है 30 रुपये बढ़ाया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है और यहाँ पर खेतों में नमी ज्यादा होने के कारण गन्ने की खेती और छिलाई की लागत बढ़ जाती है। किसान नेता प्रकाश तिवारी ने बताया कि गन्ने की बुआई में जमीनी बाधाएं और खेतों में पानी की समस्याएं को देखते हुए जो है खेती मुश्किल हो रही है। वहीं गन्ना समिति के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह ने कहा कि कीटनाशक और खाद की लागत बहुत बढ़ गई है। पहले एक बार दवाई कराने की जरूरत होती थी, अब 3-3 बार स्प्रे करना पड़ता है, जिससे लागत और ज़्यादा बढ़ जाती है। किसानों ने सरकार से आग्रह किया कि गन्ने के समर्थन मूल्य को 450 प्रति कुंतल कर दिया जाए, ताकि उनकी लागत निकल सके और खेती लाभकारी बन सके। ये बैठक किसानों की समस्या को सामने लाने और सरकार तक उनकी मांग पहुँचाने का प्रयास थी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी सरकार ने अभी 30 रुपये की बढ़ोतरी की है प्रति क्विंटल गन्ने के रेट में, जो कि हमें लगता है नाकाफ़ी है, क्योंकि पिछले 4 सालों से गन्ने के रेट नहीं बढ़े। हर साल हमारे किसान संगठनों ने भी ये मांग रखी है कि गन्ना हमारे लिए घाटे की खेती हो रही है, रेट कम से कम 450 या 500 होने चाहिए। लेकिन अभी तक ये 4 साल बाद 30 रुपये बढ़े, चलो ठीक है, कुछ तो राहत मिलेगी किसानों को। और हम हमारे धामी जी से, हमारे मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि वो उत्तराखंड यूपी की तरफ ना देखते हुए, अब 25 साल हो चुके हैं स्टेट को बने हुए, भी जो गन्ने का रेट हमें आज तक मिल रहा है वो लगभग हमारा सारा खर्चे में निकल जा रहा है। मार्जिन बिल्कुल नहीं किसान को आ रहा है।
क्योंकि खाद दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और पहले जो है कीटनाशक गन्ने को नहीं पड़ती थी, अब 3-3 स्प्रे का उसको करनी पड़ जाती, जबकि एक स्प्रे का खर्चा 2,500 रुपये आता है। और हम तो यही मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारा 450 रुपये रेट हो जाए, जो 350 हमारा खर्चा आता है, 100 रुपये का जो मार्जिन किसान को मिल जाए, जिससे किसान अपना पालन पोषण बच्चों का सबका कर सके। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने 30 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भौतिक परिस्थिति अलग है। देखिए, आज जो है गन्ना पौधे पर पहले साल का जो गन्ना होता है उस पर जो खर्च बोने से लेकर मिल सप्लाई तक 350 से 375 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा आता है। ये हम भी कह रहे हैं और रिसर्च सेंटर भी, जो रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है वो यही जा रही है कि 350 से 375 रुपये प्रति क्विंटल जो है खर्चा आता है। और दूसरा, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ की ज़्यादातर लेबर जो है इंडस्ट्री में काम करती है और उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ लेबर आती है। मसूरी में उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक इगास पर्व, इस पर्व जो है इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बीजेपी मसूरी मंडल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सिल्वरटन पार्किंग में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोग, पर्यटन और सामाजिक संगठन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इगास पर्व उत्तराखंड का एक प्राचीन सांस्कृतिक पर्व है जिसका इतिहास माधव सिंह भंडारी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब वे तिब्बत विजय के लिए गए थे और लौटे थे तो पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल फैल गया था। कार्यक्रम की जो है शुरुआत पारंपरिक ढोल दमाऊ और रणसिंधे की गूंज से हुई। वहीं भैलों के साथ ही खीली जाने वाली रस्म ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। शाम का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ जिसमें सभी उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया गया। वहीं मुख्य अतिथियों ने इगास पर्व की सराहना करते हुए कहा कि ये पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। खेल, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ती है। मुख्यमंत्री और सांसद के प्रयासों से ये पर्व अब उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के बीच भी मनाया जा रहा है। आयोजकों ने इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक बताया है। देहरादून में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी कार्यालय उत्तराखंड के तत्वाधान में कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देना था। साथ ही साथ जीपीएफ से संबंधित शिकायतों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना भी था। इसका मुख्य लक्ष्य था महालेखाकार कार्यालय राज्य में लगभग 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संचरण करता है। इस अदालत के माध्यम से इन अभिदाताओं के हितों से जुड़ी समस्याओं को सीधे और प्रभावी तरीके से सुलझाने का भी प्रयास किया गया। इसमें कर्मचारी को उनके फंड और भविष्य निधि से जुड़े मामलों में पारदर्शी और तेज समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला है। कल हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में महालेखा कार्यालय में एक जीपीएफ अदालत का आयोजन किया। इस जीपीएफ अदालत में कुल 500 लोग आए थे, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी और जीपीएफ सब्सक्राइबर्स आए थे। तो इस अदालत को करने का ये उद्देश्य ये था कि बहुत बार जो ग्रीवेंसेस के इश्यूज़ रहते हैं, जीपीएफ से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस रहते हैं, उसमें उनको निस्तारण करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इस जीपीएफ अदालत को करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करें जिसमें हमारा कार्यालय, एजी ऑफिस, आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और जीपीएफ सब्सक्राइबर एक ही पॉइंट पे आके एक सिंगल प्लेटफॉर्म उनको मिले और हम इनके इश्यूज़ को उनको समझें। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पूर्व लोकसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग फिर से जोर शोर से उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य के इस ऐतिहासिक मौके पर यह निर्णय लेने का सबसे उपयुक्त समय है। टम्टा ने बताया कि 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें इस मुद्दे को उठाने की योजना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की भावनाओं और हितों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को राजधानी बनाना अत्यंत जरूरी है। पूर्व सांसद ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून का दौरा कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस सत्र में ऐतिहासिक फैसले को लेकर ठोस कदम उठाने वाली है।
सिर्फ इतना ही है कि राज्य की सरकार ने इस अवसर को एक महत्वपूर्ण समारोह के रूप में मनाने के लिए 3 और 4 विधानसभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया है, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आ रही है। हमारा सवाल यही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण अवसर भी है। इन 25 सालों ने राज्य की स्थायी राजधानी के बारे में लोग जोते रहे कि कब इसकी घोषणा होगी। हमारा है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर 3 तारीख को जब राज्य की विधानसभा विशेष सत्र होगा, पूरे राज्य की जनता की टकटकी निगाहें वहाँ पर होंगी। क्या स्थायी राजधानी की सौगात राज्य की जनता को मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DL24 भारत। नमस्कार।